ये बात बाजीराव को पता चली कि कल दिल्ली के दरबार में तेरी मजाक उड़ाई गई। बाजीराव केवल 500 फौजियों के साथ दिल्ली आता है, केवल 500 फौजियों के साथ। कहां आता है? दिल्ली। और दिल्ली में घुसता भी नहीं, दिल्ली के बाहर रुकता है। दिल्ली के बाहर रुक के 3 दिन शिकार खेलता है। मोहम्मद शाह रंगीला 3 दिन दिल्ली छोड़ के भाग गया था। और मस्तानी जाके कहती है बाजीराव को कि हमारे राज्य पर हमला हो गया है और हमारे राज्य की तुम्हें क्या करनी चाहिए? सहायता। और बाजीराव वापस कहता है कि हम सतारा नहीं चलेंगे, हम बुंदेलखंड चलेंगे। और वो सेनापति तो कहता है कि पेशवा, यदि हम सतारा नहीं गए तो छत्रपति नाराज हो जाएंगे। तो वापस कहता है कि नहीं, छत्रपति बहुत राजी होंगे जब वे सुनेंगे कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की रक्षा की। छत्रसाल बुंदेला ने कई बार मोहम्मद खान बंगस को हराया, लेकिन एक बार एक हमले में छत्रसाल बुंदेला के महल को घेर लिया गया। और अब छत्रसाल बुंदेला लगा मेरी अकेले की पार पड़ेगी नहीं, तो छत्रसाल बुंदेला बाजीराव को मैसेज कर। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक बार कहा कि यार मेरे को बाजीराव की शक्ल तो दिखाओ। तो एक पेंटर को कहा तू बाजीराव की अच्छी सी पेंटिंग बना। कहते मोहम्मद शाह रंगीला के सामने फोटो ले जाकर रखी। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने देखते कहते साइड में लो, मुझे डर लगता है। बाजीराव ने तब छत्रपति को कहा था कि मुगल साम्राज्य एक खोखले पेड़ के समान, क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें और हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। बाजीराव मस्तानी मूवी देखिए, वो यही बाजीराव है। बाजीराव मस्तानी वाला जो बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। शिवाजी का उनका लक्ष्य था कि हम हिंदुओं का राज्य स्थापित करेंगे, हिंदुओं का राज आएगा तो गायों को काटने नहीं देंगे, ब्राह्मणों को मारने नहीं देंगे। शिवाजी के बाद में दोबारा ढंग से स्टैब्लिश किया, बीच में तो गड़बड़ हो गई, तो वापस स्टैब्लिश किया, इसलिए क्या हो गया? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। और यदि आपने वो मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, तो उसमें बाकायदा सीन है इस संधि का कि बाजीराव संधि करने के लिए जाता है चिनकलीज खान के पास। चिनकलीज खान ऊपर बैठा हुआ है, शेर वेर बांध के यूं, और बाजीराव सामने आके बैठा है। और चिनकलीज खान कहता है कि बाजीराव तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाजीराव यूं मुस्कुराते हुए कहता है कि निजाम गिरफ्तार तो तुम हो गए हो। हैदराबाद के राजा क्या बोलते थे? निजामुल मुल्क, निजाम गिरफ्तार तो तुम हो गए हो। अपने दोनों तरफ देखो, और उसके दोनों साइड में जो बॉडी गार्ड खड़े होते हैं बाजीराव के लोग बंदूक लगा देते हैं। मतलब बाजीराव सारे उधर अपने बंदे सेट कर लेता है और गिरफ्तार कर लेता है। फिर फाइनली वो कहता है कि नहीं भाई सॉरी, समझौता कर लेता हूँ। तो वो जो संधि हो रही है, वो संधि कौन सी है? हालांकि उस मूवी में जो वाहियात दिखाया हुआ है, उस संधि में आपस में डायलॉग बोलते हैं, फलों में एक ही राजा होता है उसे कहते हैं आम, राजाओं में एक ही राजा उसे कहते हैं निजाम। मैं ग्यारह से डायलॉग कौन बोलता है? आम आम, निजाम निजाम, और फर्जी फर्जी डायलॉग बुलवाए बेचारे से। अच्छा, इधर अपने यूपी एमपी बॉर्डर पे एक राज्य था, उस राज्य का नाम था बुंदेलखंड। क्या नाम था? बुंदेलाओं का राज्य। किसका राज्य? बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी। पढ़ते हैं अपने तो बुंदेले, बुंदेले जहां के थे वो कौन सा था? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का एक राजा, उसका नाम है छत्रसाल बुंदेला। क्या नाम है? गजब योद्धा हुआ छत्रसाल बुंदेला। बुंदेले खूब लड़े थे, छत्रसाल बुंदेला बड़ा राजा हुआ। छत्रसाल बुंदेला की वहीं पड़ोस में उसके एक बंदा और है, उससे लड़ाई चलती रहती है, उसका नाम है मोहम्मद खान बंगस। बंगस मुस्लिम थे, इन बंगसों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है मोहम्मद खान बंगस से। और छत्रसाल बुंदेला ने मोहम्मद खान बंगस को कई बार हराया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप भले कितने शक्तिशाली हो, कई बार जब जबड़े के अंदर आ जाते हो तब छूटने के कोई चांस होते नहीं। किसी समय एक जंगल में जंगल में हाथी रहता था, और हाथी को अपने पर बड़ा घमंड था, यार मैं इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा जानवर हूं, मेरे को तो कौन ही मार सकता है, कौन पकड़ सकता है। और हाथी भगवान को भी मानता नहीं था, भगवान को मैं बड़ा हूं। एक दिन हाथी एक तालाब में पानी पीने के लिए गया, तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। कौन रहता है? और मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। पर हाथी को लगा कि अरे यार मैं हूं यार, हाथी हूं। उसने वापस बाहर पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ जंगल में हाथी की चलती होगी, लेकिन पानी में तो किसकी चलेगी? मगर। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, जल में रहकर मगर से बेर। क्या है? कि पानी में रह के मगरमच्छ से बेर करना। अब हाथी मगरमच्छ से टक्कर ले रहा था, वो भी कहां पे? पानी में। अब मगरमच्छ उसको अंदर खींचे, हाथी और जोर लगाए, और अंदर खींचे और जोर लगाए, फाइनली हाथी की चलनी बंद हो गई। हाथी पानी के एकदम बीचों बीच ले गया मगरमच्छ, अब केवल सूंड बाकी है, बाकी पूरा पूरा। और तब हाथी ने याद किया, हे भगवान विष्णु तू ही है, बचा। कहते भगवान विष्णु आते हैं, मगरमच्छ को मार के हाथी को बचाते हैं। किसको मारते हैं? मगरमच्छ। बचाते किसको है? अपने बहुत पुरानी पुराणों की, भागवत पुराण की कहानी है, उसका नाम है गज उद्धार। क्या नाम है? गज मतलब हाथी, उद्धार मतलब बचाना। भगवान विष्णु ने किसको आगे बचाया था? गज को। कहानी यह संदेश देती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए, तो भगवान हमारी सहायता करता है। कुल मिला के छत्रसाल बुंदेला ने कई बार मोहम्मद खान बंगस को हराया, लेकिन एक बार एक हमले में छत्रसाल बुंदेला के महल को घेर लिया गया। किसके द्वारा? और अब छत्रसाल बुंदेला लगा मेरी अकेले की पार पड़ेगी नहीं, तो छत्रसाल बुंदेला बाजीराव को मैसेज करते हैं। किसको मैसेज करते हैं?
जो गति ग्राहे गजेंद्र की वही गति बही है आज, बाजी जात बुंदेलखिन बाजी राखो लाज। जो गति ग्राहे गजेंद्र की, गजेंद्र मतलब हाथी, ग्राह्य मतलब होता है मगरमच्छ, गति मतलब स्थिति कंडीशन। जो गति ग्राह्य गजेंद्र की, जो स्थिति हाथी की मगरमच्छ के जबड़े में हो गई थी, वही गति वही है आज। वो हालत आज मेरी है, हूं तो मैं भी हाथी, पर आज किसके जबड़े में आ गया? बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। हे बाजीराव, आज बुंदेलों की जाति की लाज जा रही है। हमारी बाजी, बाजी बाजी के दो मतलब है, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। एक बाजी का मतलब होता है युद्ध, एक का मतलब क्या था है ना, उसके साथ बाजी लग गई थी मेरी। अपने नॉर्मल ताश भी कहते हैं एक बाजी लगा ले, कहते हैं ना, तो बाजी का मतलब युद्ध लड़ाई। तो बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। तो आज बुंदेलों की जाति की बाजी लगी हुई है, मतलब क्या लगा हुआ है? युद्ध। बाजी राखो लाज। हे बाजीराव तुम आओ और आके हमारी क्या रखो। बाजीराव को मैसेज मिलता है। उस मूवी में बड़ा शानदार सीन है कि बाजीराव एक जगह बैठा हुआ अपनी सेना लेके, और बाजीराव अचानक मैसेज देता है, मैसेज कहता है कि चलो अब हम छत्रपति से मिलने के लिए सतारा चलेंगे। किससे मिलने के लिए? छत्रपति से मिलने के लिए। कहाँ चलेंगे? सतारा। और इतने में उस मूवी में तो ये दिखाया कि मस्तानी जाती है, और मस्तानी जाके कहती है बाजीराव को कि हमारे राज्य पर हमला हो गया है और हमारे राज्य की तुम्हें क्या करनी चाहिए? सहायता। और बाजीराव वापस कहता है कि हम सतारा नहीं चलेंगे, हम बुंदेलखंड चलेंगे। कहां चलेंगे? बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा। कौन सी थी? हम ओरछा चलेंगे। और वो सेनापति तो कहता है कि पेशवा यदि हम सतारा नहीं गए तो छत्रपति नाराज हो जाएंगे। तो वापस कहता है कि नहीं, छत्रपति बहुत राजी होंगे जब वे सुनेंगे कि एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की रक्षा की। इसलिए हिंदू पद बादशाही। वो ये कहता है कि भाई मैं हिंदू हूं, छत्रसाल बुंदेला हिंदू है, तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए? सहायता। छत्रसाल बुंदेला जीत गया। छत्रसाल बुंदेला ने जीतने के बाद एक पार्टी दी। उस मूवी में वो पार्टी का सीन है जिसमें मस्तानी डांस करती है ना। वहां पर फिर बाजीराव को मस्तानी भी पसंद आती है। उसने छत्रसाल बुंदेला ने इसको 4 जागीर दी थी। कितनी जागीर दी? 4 जागीर दी थी। और बाजीराव ने कहा जागीर तो है ही साथ में, साथ में और क्या दी जाए? मस्तानी भी दी जाए। छत्रसाल बुंदेला दे रहा है। छत्रसाल बुंदेला, बुंदेलों की वजह से उस इलाके को क्या बोलते थे? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कौन रहते हैं? बुंदेले। तो बुंदेलखंड का एक इलाका कौन सा है? झांसी। इसलिए तो हम वो पढ़ते हैं, हर बोले बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी। झांसी के आसपास बुंदेलों का रास्ता, वहां पे झांसी किसके पास था? छत्रसाल बुंदेला। और उसने दे दिया मराठों को। तो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर झांसी अलग से स्टेट बहुत बाद में जाके बनता है, पहले ये छत्रसाल बुंदेला के पास था और बाद में किसको मिल गया? मराठों। अच्छा, अभी तक इनके चक्कर ये पड़ रहा है कि संधि में पहले एक संधि हुई है फर्रुख शेर के साथ, उसमें ये तो कह दिया कि संभाजी सेकंड को परेशान नहीं करेंगे। पर संभाजी सेकंड बैठा तो कोल्हापुर है, वो खुद को छत्रपति मानता है। वो कहता छत्रपति मैं हूं, वो साहू को छत्रपति मानता नहीं। बाजीराव को लगा रही है क्या साहू है छत्रपति, साहू को माना जाना चाहिए। 1731 संभाजी के साथ में संधि की गई, वारणा की संधि। और उस संभाजी सेकंड को कहा गया कि लिख के दे कि तू साहू को छत्रपति मानता है। भाई साहू कमजोर है, इसलिए चलती पेशवाओं की ना। पेशवा अब देख लो, इसलिए हम साहू का नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं बाजीराव ने सहायता दी। साहू क्यों नहीं दे रहा? नाम साहू का, काम किसका? बाजीराव का। अभी तक पर ये अभी तक इतना शर्म बची हुई थी कि अभी तक ये कह रहे थे कि नहीं राजा तो साहू ही है। अगला हम पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव कहेगा राजा भी हम ही है, छोड़ो तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं। धीरे धीरे पावर ट्रांसफर होती है। पर अब तक ये था कि नहीं हम राजा किसको मानते हैं? साहू। और साहू को भी पता था अपने पास ताकत तो है नहीं, तो वो कहता वेरी गुड पेशवा जी, वेरी गुड। पेशवा जी जाकर दे दे छत्रपति की जय हो, बस इतने में राजी थे। बाकी पावर पूरी किसके पास है? पेशवा। साहू के पास में नहीं है। तो अब वो जब साहू की तरफ से पेशवा लड़ रहे हैं, तो फिर पेशवाओं को ये काम है कि साहू के खिलाफ जो जो उसको अंडर में लाए। साहू के खिलाफ कौन है? संभाजी सेकंड। तो संभाजी सेकंड को अंडर में लेके, अच्छा अब मराठे महाराष्ट्र में, उधर साउथ इंडिया में तो कब्जा हो गया। अब इनका था हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे? नॉर्थ। तो जैसे अब महाराष्ट्र से ऊपर आओगे ना, तो महाराष्ट्र की एक तरफ है गुजरात, एक तरफ है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश का वो इलाका जो ज्यादा पैसे वाला था उसको बोलते मालवा। क्या बोलते? एक तरफ गुजरात और एक तरफ कौन सा है? मालवा। अब बाजीराव ऊपर की तरफ है, दोनों जगह से चौथ लिया उसने। अब जमीन जमीन पे तो एकदम कंट्रोल में आ रहा मामला। अब इनका पानी में चलते हैं। पानी में राज किसका? पुर्तगालियों का। किसका? नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। गोवा में तो वो बैठे हैं, पूरे बॉम्बे गोवा वाला इलाका लेके वो बैठे हुए थे उस साइड वाला, तो उनका ब्लू वाटर पॉलिसी। ये वहां पुर्तगालियों के पास में 2 जगह है, एक जगह का नाम सालसेट, एक जगह का नाम बसीन। बाजीराव दोनों छीन लेता है। तो सालसेट और बसीन किससे छीने गए? पुर्तगाली। किससे छीने गए? पुर्तगाली। अरब सागर में एक टापू है, उस टापू का नाम है जंजीरा। और यहाँ पर एक जाति रहती थी सिद्धि, अफ्रीकन हबसी। अफ्रीका वाले होते हैं, अफ्रीका को लंबे लंबे काले काले से एकदम अलग से घुंघरालू बालू वाले लोग होते हैं, वो रहते हैं यहाँ पे इस टापू पे। और डाकू थे, आते जाते जहाजों को लूट लिया करते उस टापू के ऊपर बैठे हुए अफ्रीकन हबसी एकदम सारे के सारे। एक दिन उन्होंने बाजीराव के जहाज पकड़ लिए। बाजीराव ने कहा था मजी सटक ली,
तुम यहीं रहो। इसने जंजीर आगे सिद्धियों को मारा, उनको कहा तुम ये मानोगी मत, तुम्हारा पेशवा, उन पे कंट्रोल किया। वो सिद्धि है ना, बाद में अपने गुजरात रहने लगे, अभी भी रहते हैं, अभी भी अपने गुजरात रहते हैं। अब तो क्या हुआ, फिर यहाँ ब्याह शादियां करने लग गए, तो थोड़ा वो रंग रूप थोड़े चेंज हो गए, बाकी इधर ही रहने लग गए थे। हार्दिक पांड्या को देख क्यों लगता भी है कईयों को, है ना, किस टाइप के लोग हैं थोड़े। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब आपके बाजीराव अपने इधर पेशवा है, उस टाइम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। और एक दिन कोई दिल्ली में वहां मोहम्मद शाह रंगीला का दरबार लगा और वहां पे बात हुई कि यार वो सुना है साउथ में कोई बाजीराव ज्यादा ही फड़फड़ कर रहा है, पुर्तगालियों से ये कर लिया, उससे ये कर लिया, ये कर दिया। तो किसी ने और ने कहा कि अरे बादशाह आप तो आप हो, आपसे बड़ा थोड़ी है बाजीराव, बोले साउथ में कुछ ही कर ले, बाकी नॉर्थ में तो एक ही बंदा है, वो कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। ये बात बाजीराव को पता चली कि कल दिल्ली के दरबार में तेरी मजाक उड़ाई गई। बाजीराव केवल 500 फौजियों के साथ, कितने फौजियों के साथ दिल्ली आता है? कितने फौजी? केवल 500 फौजियों के साथ। कहाँ आता है? दिल्ली। और दिल्ली में घुसता भी नहीं, दिल्ली के बाहर रुकता है। दिल्ली के बाहर रुक के 3 दिन शिकार खेलता है। मोहम्मद शाह रंगीला 3 दिन दिल्ली छोड़ के भाग गया था। ये टेरर था भाई का एकदम ना, मुगल बादशाह में जो टेरर था ही था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने एक बार कहा कि यार मेरे को बाजीराव की शक्ल तो दिखाओ, कैसी है, दिखता कैसा है वो। किसी ने कहा साहब मिला देते, उसने कहा ऐसी बात नहीं करते, वो फोटो फोटो दिखा दो फोटो। तो एक पेंटर को कहा तू बाजीराव की अच्छी सी पेंटिंग बना। तो एक पेंटर ने बेचारे ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। ये युद्ध का सीन है भाई, बाजीराव युद्ध करता रहता था, लड़ाकू पेशवा। एक युद्ध का सीन है, सनसेट हो गया, अपने यहाँ पे था कि सनसेट के बाद में युद्ध क्या हो जाता था, बंद। तो सनसेट हो रहा है, पीछे घायल सैनिक पड़े हैं, और मतलब पीछे पूरी फौज दिखाई हुई जिसमें कुछ घायल है, कुछ आ रहे हैं, और सबसे बैकग्राउंड तो ये, और आगे आगे पेशवा खुद घोड़े पर बैठ के वापस आ रहा है। मतलब सीन देख के लगता है कि युद्ध खत्म हो गया और पेशवा अपने घर जा रहा है या अपने कैंप में जा रहा है। तो पेशवा घोड़े पर बैठा है, और घोड़े की जो लगाम लगाम होती है, रस्सी, वो उसने अपने दोनों पैरों के बीच में दबा रखी है, दोनों हाथ फ्री है। और जब वो जा रहा है तब उसको याद आया कि यार खाना तो खाया नहीं आज, तो पूरे दिन युद्ध लड़ा उसने, खाना तो खाया नहीं। तो उसने अपनी जेब में कुछ गेहूं के दाने रख रखे हैं, जो सैनिक वगैरह होते हैं वो कुछ ना कुछ रखते थे जेब में, तब गेहूं के दाने हैं। तो उसने वो गेहूं है जो वो हथेली पे ले रखी है और उनको मसल के खा रहा है। तो उसने गेहूं के दाने यूं मसलते हुए दिखाया हुआ उसको। बस ये फोटो है केवल उसकी। कहते मोहम्मद शाह रंगीला के सामने फोटो ले जाके रखी, तो मोहम्मद शाह रंगीला देखते कहते साइड में लो, मुझे डर लगता है। तो बाजीराव की फोटो से डर लगता था उसको, इतना मतलब टेरर था बाजीराव का। अब मोहम्मद शाह रंगीला 3 दिन बाद बाजीराव वापस आ गए शिकार खेल के। बाजीराव जो वहां से वापस रवाना होता है तो दिल्ली में दरबार लगा, तो वापस बात हुई, अरे के बाजीराव यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और एक आदमी किसी ने कहा ये क्या तरीका है, इस बाजीराव को तो पकड़ा जाएगा, ऐसे कैसे आ सकता है, दिल्ली को कैसे डरा सकता है, कौन पकड़ सकता है? क्या चिनकलीज खान पकड़ सकता है? कौन पकड़ सकता है? और चिनकलीज खान ने कहा कि हाँ, क्योंकि चिनकलीज खान भी साउथ का है, उसको भी ये प्रूव करना है कि साउथ में बड़ा मैं हूं, मेरे से बड़ा बाजीराव नहीं है। तो चिनकलीज खान को सेना देके भेजा गया कि तुम जाओ और पीछा करो। तब तक बाजीराव इधर साउथ की तरफ वापस आ जाता है, ये अपनी सेना में लेके तैयार खड़ा है। इनके बीच में युद्ध होता है भोपाल में। कहां पर होता है? वापस चिनकलीज खान को हराता है, उसके साथ संधि करता है और कहा दोबारा नहीं आना मेरे पीछे। फिर बाजीराव का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, बाजीराव ने तब छत्रपति को कहा था। किसको कहा था? छत्रपति कौन है? साहू। बाजीराव साहू को कहता है कि मुगल साम्राज्य एक खोखले पेड़ के समान है। किसके समान है? मुगल साम्राज्य एक खोखले पेड़ के समान है, क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, क्यों ना हम इसके तना, तना समझते हो, तो जो बीच वाला पार्ट जो है, क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, पत्तियां तो अपने आप ही गिर जाएगी। गिरने वाला है तो खुद हम ढंग से देते हैं, उसके करने का मतलब था मुगल साम्राज्य तो टूट रहा है, जाने वाला है। वैसे मुगल बादशाह की चलती नहीं, क्यों ना मुगल बादशाह को पीट दे, तो बाकी जो इधर उधर इसके आनिए बानिए घूम रहे हैं वे तो अपने आप ही भाग भूग जाएंगे यहाँ से, और हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। मराठों का झंडा कहां से कहां तक? अटक पड़ता है पाकिस्तान में। अटक कहां पड़ता है? पाकिस्तान। एक नदी अपने सिंधु, सिंधु नदी तिब्बत से आती है, और सिंधु नदी एकदम पहाड़ों 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 में चलते हुए भारत को क्रॉस करते हुए जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली बार जहां वो मैदान में उतरती है, तब वहां पर उससे एक नदी आके मिलती है छोटी सी, उस नदी का नाम है अटक। क्या नाम है? तो सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? अटक। और इसलिए वो जो मैदान है उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है? तो कोई पूछे कि सिंधु नदी पहली बार मैदानों में कहां उतरती है, अटक कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अटक नदी है, वहां से लेकर कटक कहां पड़ता है अपना? उड़ीसा। उड़ीसा मतलब बंगाल की खाड़ी, तो भारत का पश्चिम से पूर्व। तो मराठों का झंडा कहां से कहां तक? अटक से कटक। भारत के लोग ये मानते थे कि अटक नदी के पार नहीं जाना चाहिए। हमारे लोगों का ऐसा मानना था कि अटक नदी के पार दूसरी कल्चर के लोग रहते हैं, और यदि कोई अटक नदी के पार जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
कारण ये था, अटक नदी के आगे ईरान और ये आ जाया करते थे, बाद में पाकिस्तान को क्रॉस करते, उधर के लोग गाय का मांस खाते थे। क्या खाते? और अपने को लगता कि यार यदि कोई गाय का मांस खा लेता फिर तो हिंदू बचा ही नहीं, तो अपना बाउंड्री कहां तक मानी जाती थी? अटक। इधर कटक मतलब बंगाल की खाड़ी आ गई, तो अपना बस इतने के बीच में अपना स्टेट मानते थे। कहां से कहां के बीच? अटक से कटक। तो उसने कहा कि हमें हमारा झंडा कहां से कहां फहरा देना चाहिए। बदले में साहू वापस रिप्लाई करता है कि निसंदेह तुम यज्ञ पिता के योग्य पुत्र हो, अनडाउटली यू आर ए कैपेबल सन ऑफ कैपेबल किंग। तुम्हारे पिता भी योग्य थे और तुम भी योग्य हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मराठों का झंडा हिमालय के पार गाड़ दोगे। तुम मराठों का झंडा हिमालय से पार ऊपर चीन वीन की तरफ चला जाएगा यार। तुम मेरे को तेरे पर पूरा भरोसा है। बाजीराव मन ही मन सोचता है कि मैं तो योग्य पिता के योग्य पुत्र हूं। और अपने 20 साल की उम्र में पेशवा बना था, 40 साल की उम्र में मृत्यु होगी। 20 साल तक बाजीराव केवल लड़ाई करता है, लड़ाई करता है और लड़ाई करता है। इसके अलावा बाजीराव कुछ भी करता है। बाजीराव को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। बाजीराव कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। बाजीराव से या तो लोग डरते थे या उसे घृणा करते थे। या तो लोग उससे डरते थे या लोग उससे, या तो लोगों को उससे वो नफरत थी कि यार बाजीराव आ जाएगा, या लोग उससे क्या थे? डरते थे। बाजीराव में प्यार व्यार वाली बात नहीं थी। ये तो फिल्मों वाले ने नचाया बेचारे बाजीराव, है ना। इधर फर्जीवाड़ा दिखाया उन्होंने। बाकी बाजीराव अलग टाइप का आदमी था यार, बड़ा गजब का ही होता है वो। तो हम तो जब मूवी देखने के लिए गए थे तो उससे पहले ट्रेलर देख के आए थे। कोई एक दूसरी मूवी देखने उससे ट्रेलर देख के आए, और तब बाजीराव के बारे में देखा लगा यार बाजीराव वाली मूवी तो देखना है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गए थे और पूरा सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ। और हमें वो मूवी शुरुआत से फर्जी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि आपको जब हिस्ट्री आती है ना तो आपको हर सीन पे डाउट होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं था, हम जानते हैं, ये ऐसा नाम क्यों लिया, ये 1737 नहीं है 1735 है, हम वैसे करें एकदम। वहां तो हमारे आगे एक फैमिली बैठी थी, तो मैं वो जाते ही वहां शुरुआत में कोई सीन था, साहू के उसमें साफा बांधा हुआ था। तो मैं यार मराठों के साफे थोड़ी होते थे, उनके तो वो अलग सा ही होता था, है ना, और ही कुछ बोलते हैं उसको। तो वो बनती थी, पगड़ियां बनती थी यार मराठों की, दे तो होता ही नहीं था। और फिर उसके सफेद साफा बंधा हुआ था। तो मैं यार सफेद साफा तो होता ही नहीं है, रंगीन साफे होते थे, ऐसी यूं बातें करूं। और मूंगी सिव गांव वाली संधि आई, इसमें निजाम निजाम आम आम करे। और अपने यार ये थोड़ी है यार, हमें पता है संधि में क्या क्या बातें हुई थी। तो मेरे आगे एक अंकल बैठे थे, उनकी वाइफ बैठी, उनके बच्चे बैठे हुए, तो उन्होंने वापस मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा देखने देगा कि नहीं देखने देगा। सॉरी। फिर हमने नोटिस किया कि हम 7 लोग, 5 6 7 लोग गए थे देखने के लिए। तो हम तो पूरी मूवी में फ्रस्ट्रेट है ना, कि अरे यार क्या फर्जीवाड़ा है, क्या फर्जीवाड़ा है। पर स्टूडेंट लाइफ में क्या उतने रुपये होते थे तो बीच में उठ के आया नहीं गया कि रुपए दिए तो बैठ के तो जाए, 3 घंटे तो एसी में बैठे रहे कम से कम, वरना तो आज का दिन तो मैं क्या पता उठ के भी आ जाऊं। पर आप तो भाई जैसी है वैसी देख के चलेंगे, तो हर सीन में। और बाकी पूरा सिनेमा हॉल चीयर करे, यस तालियां बजाए जोर जोर से। फिर फाइनली हमारे समझ में आया कि यहाँ पे लोग मूवी देखने नहीं आए, इनको देखनी है दीपिका पादुकोण, इनको देखना रणवीर सिंह, इनको देखना प्रियंका चोपड़ा आती है। देख उस मूवी को वापस देखना, अच्छी मूवी है, उसमें यूं अच्छी है, पर उस मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग प्रियंका चोपड़ा है ना। प्रियंका चोपड़ा अपनी एक्टिंग के चरम पे है। प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवी तो देखनी चाहिए, एक तो वो और एक बर्फी। बर्फी रणवीर सिंह के साथ, रणबीर कपूर के, और इसमें रणवीर सिंह सॉरी, उसमें जो रणवीर को बर्फी मूवी है। बर्फी में तो शुरुआत के 5-7 मिनट में तो समझ में नहीं आती है प्रियंका चोपड़ा ही है, क्यों लगता है वास्तव में कोई मंदबुद्धि लड़की है। उसकी एक्टिंग पूरी तरीके से वैसी है, कोई बच्ची है जिसका दिमाग विकसित ही नहीं हुआ, एकदम वैसे एक्टिंग करती है। या प्रियंका चोपड़ा की अच्छी एक्टिंग है मेरी कॉम, मेरी कॉम में वो नॉर्थ ईस्ट की सी लड़की लगती है। रणवीर सिंह की अच्छी एक्टिंग देखने जो मूवी देखना लुटेरा, सोनाक्षी सिन्हा की और रणवीर सिंह की एक मूवी है लुटेरा। फिर रणवीर सिंह तो बर्बाद तब से हुआ जब से दीपिका पादुकोण इसके जीवन में आई। जब से इसने वो बनाई रामलीला। रामलीला के बाद में रणवीर सिंह की सारी फिल्में देख लो, उन सब में एक जैसा रोल है, एक्टिंग सेम सेम से एक्टिंग करता है, जैसे कोई साड़ी बेचने वाला सेल्समैन हो, उस टाइप का ही बोलता है और उस टाइप की एक्टिंग करता रहता है। तो उसके बाद में तो एक्टिंग इसकी फर्जी सी हो गई, बाकी पुरानी वाली मूवी में अच्छी है। देखो अन्य नाम, नाना साहब, उस मूवी में इसका बालाजी बाजीराव का रोल है, देखा आपने। ये प्रियंका चोपड़ा का बड़ा बेटा होता है बालाजी बाजीराव, जो लास्ट में मस्तानी को गिरफ्तार करता है। तो उसमें आप नोटिस करो, उसमें वो प्रियंका चोपड़ा जब छोटे बच्चे को खिलाती रहते हैं वो कहते हैं नाना नाना, तो वो नाना यही है। तो महाराष्ट्र में यूं बड़े बेटे को नाना बोलते ही है, तो इसलिए नाना पाटेकर है। तो ये नाना वहां पर नाम ही है, यूं बड़ा जो बेटा होता है उसको नाना बोलते हैं। वैसे वैसे बालाजी बाजीराव का नाम क्या था? नाना सर। चलो कल पढ़ेंगे।